LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये नाम सुनते ही पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सेफ्टी और गारंटी। लेकिन क्या आपको पता है, आजाद भारत का स्टॉक मार्केट का पहला स्कैम जिसने किया है उसमें LIC का भी नाम शामिल है। हाँ, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अविनाश निकम आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता से। कलकत्ता में एक बिजनेस फैमिली में एक छोटे लड़के का जन्म होता है और देखते ही देखते वो अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगता है। लेकिन पहले ही दिन से उसको स्टॉक मार्केट की आदत रहती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, उसमें मुनाफा कमाना, ये इसका ख्वाब रहता है। शुरुआती दौर में सेल्समैन रहता है। बल्क में सेल्समैन के काम करते करते ये अच्छा खासा मुनाफा कमाता है और अच्छी खासी उसकी जिंदगी चल रही है। लेकिन उसको एक जो चस्का लगा है स्टॉक मार्केट का, वो आदत 1950 में उसको मुंबई ले आती है और दलाल स्ट्रीट में ये एज अ जॉबर करके काम करने लगता है। जॉबर करके काम करते करते ये उस समय के जाने माने ट्रेडर्स में और जाने माने ऑपरेटर्स में नाम कमाता है। इनका नाम है हरिदास मुंद्रा। हरिदास मुंद्रा जी का काम करने का तरीका उस समय अलग ही था। वो उस समय भी सर्कुलर ट्रेडिंग करते थे। सर्कुलर ट्रेडिंग सिर्फ अभी होती है ऐसा नहीं है, सर्कुलर ट्रेडिंग उस समय भी होती थी। और हरिदास मुंद्रा जी ने सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए 6 कंपनियां खुद की ही रजिस्टर की थी और उसी में वो सर्कुलर ट्रेडिंग करते थे। ये सारी की सारी 6 कंपनियां फेक कंपनियां थी। इन 6 कंपनियों में सर्कुलर ट्रेडिंग करके उन्होंने उस समय 4 करोड़ रुपए कमाए थे। उस समय के 1950s के 4 करोड़ थे। और ऐसा मुनाफा कमाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि और पैसे की जरूरत चाहिए अगर हम बड़े लेवल पे सर्कुलर ट्रेडिंग करना चाह रहे तो। हरिदास मुंद्रा जी को और पैसा चाहिए था और उसके लिए उनको बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट्स की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने उनके पॉलिटिकल कनेक्शन को यूज करने की कोशिश की और 1957 में उन्होंने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी पटेल साहब, LIC के कुछ बड़े ऑफिशियल शामिल हुए और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि हरिदास मुंद्रा जी इन 6 कंपनियों के सर्कुलर ट्रेडिंग करके उसके प्राइस बहुत ऊपर लेके जाएंगे और 30 से 40% जब प्राइस ऊपर जाएगी, उस ऊपरी लेवल के प्राइस पे LIC अपना खुद का पैसा उसमें निवेश करेगी। LIC का जो ये पैसा है निवेश करते ही उस समय उस लेवल पे हरिदास मुंद्रा जी वो स्टॉक को बेच देंगे और ये इस तरीके से प्लान तैयार हुआ। और 29 जून 1957 को इस प्लान को ग्रीन सिग्नल मिला। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर TTK जी और हरिदास मुंद्रा जी, इनकी एक मीटिंग हुई। ये जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का ग्रीन सिग्नल TTK जी ने दे दिया। 3 अगस्त 1957 में उस समय का एक न्यूज़पेपर था स्टेट्समैन करके, उसमें ये न्यूज आ गई हरिदास मुंद्रा जी और LIC के बीच में कुछ डील हुए, उसका फायदा हरिदास मुंद्रा जी को हुआ है। और इस न्यूज में कुछ तो ऐसी बात है जो उजागर होनी जरूरी है। और उस समय के सांसद राम सुभाग सिंह, जो जाने माने सांसद थे, उन्होंने 3 सवाल LIC को पूछे। उसमें पहला सवाल ये था कि LIC की इन्वेस्टमेंट किन किन प्राइवेट कंपनियों में है। दूसरा सवाल था जो ये प्राइवेट कंपनियों में निवेश किया गया है वो कितना किया गया है। और तीसरा सवाल था कि इन्हीं प्राइवेट कंपनियों में LIC ने निवेश क्यों किया है, ऐसा क्या है इन प्राइवेट कंपनियों में जो LIC को अच्छा लगा। और इसके ऊपर जो LIC के साइड से और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साइड से जवाब आया वो बहुत गोलमोल था, उसमें कुछ भी बातें क्लियर नहीं हो पा रही। और इसीलिए राम सुभाग सिंह उस समय के सबसे बड़े गद्दावर नेता फिरोज गांधी जी, जो दामाद थे नेहरू जी के, उनके पास पहुंचे। फिरोज गांधी जी ने और राम सुभाग सिंह ने उस समय उसके पहले भी बहुत से ऐसे स्कैम थे जिनको ओपन किया था। फिरोज गांधी जी की हेल्प से राम सुभाग सिंह ने 29 नवंबर 1957 में ये सवाल संसद में LIC और फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूछा कि ये जो है इस मामले की पूछताछ की जानी चाहिए। और आप हैरान हो जाएंगे कि नेहरू जी भी इस बात से अनजान थे। नेहरू जी को भी ये बातें पता नहीं थी। पंडित नेहरू जी ने इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था झागला कमीशन। 19 फरवरी 1958 में झागला कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद जो इंक्वायरी हुई उसमें TTK प्रसाद जी को रिजाइन देना पड़ा। उनके जो सेक्रेटरी थे पटेल साहब, उनको भी रिजाइन देना पड़ा और खुद LIC के उस समय के चेयरमैन KR कामत जी, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया।
ये जो मामला था उस समय का सबसे बड़ा मामला था। हरिदास मुंद्रा जी को 22 साल की जेल हो गई, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से उनको 3 साल में ही रिहा कर दिया गया। 2018 में उनकी मौत हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, निवेश कर रहा है किसी कंपनी में, तो उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस देखना जरूरी है। वो क्या क्यों कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। एज अ रिटेलर हमारा ये काम बनता है, क्योंकि बड़े निवेश के पीछे बड़ा स्कैम भी हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते।